मेरे अलग अलग सेशंस में एक सेशन का नाम है करियर काउंसलिंग। ये जो करियर काउंसलिंग है उसमें मैं एंशिएंट वैदिक मेथड्स को इस्तेमाल करके आप लोगों को काउंसिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोग आ रहे हैं और इस सेशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। प्लस जो मेरे पास ये एंशिएंट वैदिक फ्रेमवर्क है उसका फ़ायदा एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लोग भी उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी उठा रही हैं जो मेरे पास आ रही हैं, इस फ्रेमवर्क को मुझसे ले रही हैं और अप्लाई कर रही हैं अपने पूरे के पूरे इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। आप लोग आगे मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं कि जिस तरीके का जॉब रोल है उसी हिसाब से हमने कैंडिडेट को, अगर वो फिट इन करता है तो हमने उसे सिलेक्ट किया है, और अगर फिट इन नहीं करता है वो रोल्स और रिक्वायरमेंट्स में तो हम उसे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये फ्रेमवर्क इतना कारगर है कि अगर आपने इस फ्रेमवर्क को एक बार समझ लिया तो जितने भी आपके दुख दर्द है वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा जो काम आप लोग आजकल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन है, कहीं ना कोई आपको दुख घेरे हुए हैं। आप कंपनीज में जा रहे हैं, जो भी किसी भी डिग्री को लेके पास आउट करके आपकी पहली जॉब है या फिर दूसरी या तीसरी जॉब है, या शायद आप रिटायरमेंट के आसपास हैं और रिटायरमेंट के आसपास होने के बावजूद आप ये बोलते हैं जब मेरे पास सेशंस में आते हैं कि अब रिटायर होने के बाद मैं वो काम करूंगा या मैं वो काम करूंगी जो मुझे बहुत और हमेशा से पसंद था करना। यानी कि आपने हमेशा और हमेशा उस काम का चुनाव किया या वो काम किया जो आपके स्वभाव गुण से मैच ही नहीं करता था। इसी वजह से आपने वो काम ठीक से नहीं किया, आप उस काम पे व्यस्त तो रहे जिंदगी भर रिटायरमेंट तक, लेकिन आपको एक वो सक्सेस फैक्टर नहीं मिला, आपने वो कामयाबी का टेस्ट नहीं चखा। यही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ है, यही प्रॉब्लम हमारे अलग अलग सेक्टर्स में है। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारी भगवत गीता में जो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया हुआ है कि प्लानिंग कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, गोल की सेटिंग कैसे करनी है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, ये सब 5000 साल पहले ही भगवत गीता ने हमें बता दिया था। मैनेजमेंट किस तरीके से अच्छी तरीके से करना है, ये सब कुछ। अब बात आती है कि थोड़ा बहुत मैं इस सेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। देखो, किसी भी अगर प्रोफेशन में, चाहे मैं अगर ये वीडियो सेशंस ले रही हूँ, अगर इसमें कोई रिसर्च का बेस नहीं है, मैं अपने आप बस आती हूँ वीडियोस में बोल के चली जाती हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर वीडियो सेशन में या आप कुछ भी जो बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिसर्च में तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं। जो चीज़ हमने या बहुत साल पहले जिस चीज़ में रिसर्च जैसी हो चुकी है बस हमने उसको वहीं छोड़ दिया। हमें लगता है बस उतनी ही रिसर्च काफ़ी है। देखो, नॉलेज जो है ना बहुत भरमार है, वो इतनी है अनलिमिटेड है, जिसको आप जितना रिसर्च से ढूंढोगे ना उतनी ही कम है। तो कभी ये मत सोचना कि जो रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुकी हैं बस वो हमारे लिए, जब तक हम कंपनीज में जॉब कर रहे हैं या एज अ स्टूडेंट है, काफ़ी है, हमें उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो हाई यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में है वो एकदम और एकदम फेल हो चुका है। हमें थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा पता है कि हाँ ठीक है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स हैं वो पढ़ाने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी जा चुकी है। पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत सालों पहले सिलेबस हुआ करता था वो आज भी ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। क्या आपने कभी भी समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी भी जिन लोगों को उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए उन्हें मिल ही नहीं रहे हैं, और वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को या एग्जीक्यूटिव्स को। अगर वो हाई लेवल के प्रोग्राम्स हैं, जो लोग एक्चुअली नॉलेज से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग नॉलेज जनरेटर्स हैं ही नहीं, वो लोग रिसर्च में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सर्वर्स हैं। वो आए इस वजह से है क्योंकि उनके पास जितनी लिमिटेड नॉलेज है वो बस उसको इम्पार्ट करना चाहते हैं और उससे उनका कोई मतलब नहीं है। जो भी वो बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उसके पीछे कोई रिसर्च फैक्ट है या नहीं है, और एग्जैक्टली वो वैसा क्यों है वो एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में जानते भी नहीं है। बस जितना उन्हें ऊपर से समझ में आता है उसी को वो आगे पास ऑन कर देते हैं एक एजुकेटर की तरह। अब प्रॉब्लम क्या है इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? देखो, जब हमने बहुत बड़ी रिसर्च की और ये जो मेरा फ्रेमवर्क है जो एंशिएंट वैदिक मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है, जब हम लोगों ने ये फ्रेमवर्क को अप्लाई किया तो पता चला कि जो पूरा का पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसमें
वैसे तो नॉलेज जनरेटर्स की भरमार होनी चाहिए थी, जो हम सोचते हैं, जो हमारा असम्पशन है कि ऐसे लोग जो रिसर्चेस करते हैं, ऐसे लोग जो नॉलेज को बार बार क्रिएट करके जनरेट करके उसका एक पूल बनाते हैं, ऐसा होना चाहिए भाई। जितने भी नॉलेज जनरेटर्स हैं उन्हीं को सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी ऐसे प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स आएंगे जो बच्चों को सही तरीके से गाइड करेंगे। तो आप लोगों को, अगर आप बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में एनरोल कर रहे हैं एज अ सीईओ या सीनियर मैनेजर्स या मैनेजर्स, तो आप लोगों को ऐसे मेंटरशिप मिलेगी, ऐसी गाइडेंस मिलेगी ऐसे लोगों से, ऐसे एक्सपर्ट से जो रियली नॉलेज जनरेटर्स हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो एमबीए प्रोग्राम हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल का कोई भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, सारे के सारे हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटीज और जो प्रोग्राम्स हमारे भारत में चल रहे हैं उसमें नॉलेज जनरेटर्स तो बहुत ही कम है एक्चुअली सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सर्वर्स ही भर चुके हैं। ये वो नॉलेज सर्वर्स हैं जो किन किन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते। पहली चीज़, इन्हें रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, जो इन्हें दे दिया गया बस उतना ही उन्हें पढ़ाना है। वो इस चीज़ को क्यों पढ़ा रहे हैं और इसके पीछे क्या तर्क है, वितर्क है, अगर बच्चे उनसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, उनको एक्चुअली उन सवालों के जवाब भी नहीं पता होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। ये जो नॉलेज सर्वर्स हैं, इन लोगों ने कभी भी किसी भी तरीके का डेटा कलेक्ट नहीं किया। ये जो नॉलेज सर्वर्स है वो नॉलेज जनरेटर से इस तरीके से अलग है, क्योंकि नॉलेज जनरेटर्स क्या है, वो आते हैं, नॉलेज को क्रिएट करते हैं, उसका पूल बनाते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं अलग अलग शास्त्रों से, स्क्रिप्चर से, जैसे पुराने जमाने में होता था, और आज के जमाने में अलग अलग रिसर्चेस को इनाक्ट करते हैं। लेकिन नॉलेज सर्वर्स इसके विपरीत है, वो बहुत स्टैग्नेंट है नेचर में। वो बस और बस जो उनके पास उनको दिया जा रहा है उसी को आगे सर्व कर रहे हैं। वो सिर्फ सर्विंग नेचर से काम कर रहे हैं थ्रू आउट द एजुकेशन सिस्टम। और हाँ, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें एक्चुअली लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से हम नॉलेज जनरेटर्स को अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी में अट्रैक्ट करें, वो भी इन रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सर्वर्स को अपनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एज अ लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स। तो गलती जो है वो देखो दोनों तरफ से हो रही है। पहली गलती तो ये हो रही है कि जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो नॉलेज जनरेटर्स हैं, उनको एक्चुअली वो माहौल ही नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें एजुकेशन सिस्टम्स में नहीं बुलाया जा रहा है, उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के थ्रू, जहाँ वो जाएँ और एज अ लेक्चरर या प्रोफेसर या टीचर्स की तरह, जैसे स्कूल कॉलेज में भी एक नॉलेज जनरेटर की तरह काम कर पाए। दूसरी तरफ से अगर हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, ये सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं, जिनको हम नॉलेज जनरेटर्स का भी नाम दे सकते हैं, ये सारे के सारे एजुकेटर्स जो इनका स्वभाव है नॉलेज को जनरेट करना, क्रिएट करना, रिसर्च करना, उसके बाद नॉलेज का एक पूल बनाना, ये अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं। उन्हें ये एटमॉस्फेयर तो मिल ही नहीं रहा है, उन्हें वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मौका ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपने स्वभाव और गुण को अच्छी तरीके से स्वधर्म यानी कि एक एक्शन यानी कि उसको एक्सप्रेस कर पाए। और इसी वजह से जो एजुकेशन है आज के समय की और भारत में पिछड़ती जा रही है। एक रिसर्च और है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी। बड़े बड़े अच्छे प्रीमियर कॉलेजेस में जो एमबीए प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं एमबीए के, वो एस्पायर करते हैं कि एक बार हमारा एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो हम किसी बड़ी एफएमसीजी कंपनी में जाके प्लेस हो जाएंगे। अब देखो, प्लेसमेंट जो है एक किसी का भी ड्रीम जॉब हो सकता है, किसी ने भी जिसने भी एमबीए कंप्लीट किया है कि ठीक है मुझे एफएमसीजी कंपनी में ही प्लेसमेंट लेना है, बहुत अच्छी सैलरीज है उस एफएमसीजी कंपनी में, तो मैं उसी में प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ। वो टॉप जो है एक सेक्शन, एक कैटेगरी भी चल रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, जहाँ पे आपको एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन मिल भी रहा है। तो सारे के सारे ग्रेजुएट्स जो आप एमबीए कर रहे हैं, आपको बस और बस एफएमसीजी सेक्टर ही चाहिए। अब देखो, एफएमसीजी सेक्टर का अगर हम अंदर से डेप्थ में समझने की कोशिश करें, एफएमसीजी सेक्टर में एक्चुअली नॉलेज जनरेटर्स की जरूरत है। अब आप ठीक है नॉलेज जनरेटर हो, आप आए, आपने एमबीए डिग्री बहुत अच्छे नंबरों से पास भी कर ली, अब आपको एफएमसीजी कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल गया। लेकिन ये जो रिसर्च है वो ये बताती है, मेरे फ्रेमवर्क को अप्लाई करके जो वैदिक मेथोडोलॉजी पे बना हुआ है, देखो इस रिसर्च ने ये बताया है कि आप लोग जो नॉलेज जनरेटर्स हैं वो जब एफएमसीजी कंपनीज में जा रहे हैं वो एक्चुअली उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से एक्शंस और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो आप लोगों का स्वभाव गुण कॉम्पोजिशन कहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो नॉलेज जनरेटर्स है, आप इसी वजह से एफएमसीजी में आ गए, आपने ये जो सेक्टर है, आपने जो इंडस्ट्री है वो चुन ली अपने एमबीए को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अब हुआ क्या, जो एफएमसीजी में आपको वर्क एनवायरनमेंट मिला, आपके
आसपास वो एक्चुअली नॉलेज जनरेटर वाला एनवायरनमेंट तो था ही नहीं। भारत में वो ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ सब कुछ स्टैटिक है, जहाँ सब कुछ तामसिक है, यानी कि एक ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ आपका जो स्वभाव गुण है, जिस तरीके से आप नॉलेज को क्रिएट करना चाहते थे, जिस तरीके से आप रिसर्चर्स में अपने आप को डुबाना चाहते थे, जिस तरीके से आप इनोवेशन करना चाहते थे, वो तो आपको मौका मिला ही नहीं। वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट जो उस कंपनी की वैल्यू है, एफएमसीजी कंपनी की जिसमें आप प्लेस्ड हो गए, अच्छी सैलरी भी पा रहे हो, वो कंपनी तो आपको ये मौका दे ही नहीं रही है कि उस कंपनी का अपना ही गुण है और आपका जो गुण है वो उस कंपनी के गुण से क्लैश करता है। तो इसी वजह से जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो भी इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रही हैं। बहुत बड़ा मिसमैच चल रहा है, लोग एफएमसीजी में आ रहे हैं, आपको वो वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस डिससैटिस्फैक्शन की वजह से, क्योंकि आपको आपके हिसाब का स्वभाव गुणा मैच नहीं मिल रहा है वर्क एनवायरनमेंट में, आप उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हो। और अट्रैक्शन तो बस मैं बता नहीं सकती, आपको पता ही है किस हाइट को टच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजहों से। ना आप सेटिस्फाइड है, ना कंपनीज, ना यूनिवर्सिटीज, ना कॉलेजेस, ना स्कूल्स, कोई भी, ना ही पेरेंट्स, ना ही हाउस होल्ड, कोई भी आप में से सेटिस्फाइड नहीं है आज की दुनिया में, क्योंकि आप सब अपने स्वभाव गुण के विपरीत अपने काम कर रहे हैं। वो जो आपको वर्क कल्चर मिला है उससे आप इन्फ्लुएंस्ड होकर आपको लगता है कि बस वही जो दुनिया है वो है, मैं अपना जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बाद में कर लूंगा। देखो, इसी से एक बहुत अच्छी रिसर्च है जिसके बारे में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी। ये रिसर्च जो है वो हमारी एंशिएंट वैदिक फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, और इस रिसर्च में जो बहुत साल पहले 1960 से 1980 पूरे के पूरे 20 सालों तक ये रिसर्च 1500 MBA ग्रेजुएट्स पे की गई थी। अब ये रिसर्च जो 20 सालों तक चली, उस रिसर्च में पाया क्या गया? देखो, ये जो 1500 कैंडिडेट्स थे, इन सबको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया 20 सालों तक के लिए। पहली कैटेगरी जिसको नाम दिया A, दूसरी कैटेगरी जिसको नाम दिया गया B। तो पहली कैटेगरी ए, जिसमें हमें ग्रेजुएट से ये पूछा गया कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपको पहले अपने जो पैसा है वो कमाना है या फिर जो आपको जिंदगी में अच्छा लगता है करना वो करना है, तो आप क्या करोगे? तो कैटेगरी ए के एमबीए ग्रेजुएट्स ने ये बोला और ये डिसाइड किया कि हम पहले जो है वो पैसा कमाएंगे, उसके बाद हमें जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे। तो ठीक है, हमने आपको कैटेगरी ए में रख दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो 1500 MBA ग्रेजुएट्स थे जिन पे ये रिसर्च पूरे के पूरे 20 सालों तक चली, इस वैदिक मेथोडोलॉजी और फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स में जो 83% कैंडिडेट्स थे उन्होंने कैटेगरी ए का चुनाव किया, जबकि सिर्फ और सिर्फ 17% कैंडिडेट्स ने कैटेगरी बी का चुनाव किया। और ये 17% कैंडिडेट्स ने ये बोला कि हम पहले वो करेंगे जो हमें पसंद है और बाद में ठीक है पैसा कमा लेंगे। और एक्चुअली में जब ये रिसर्च पूरे के पूरे 20 सालों तक हुई तो जो रिजल्ट्स आए वो चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं, और वो वही फैक्ट्स हैं जो हमारे भगवत गीता में आज से 5000 साल पहले जो हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले ही कह दिया, जिन पे हम अलग अलग साइंस की रिसर्चेस करते हैं, वही चीजें अपने शास्त्रों में लिखी हुई पाते हैं। तो हुआ क्या, 20 सालों के अंदर अंदर ये पता लगा कि इन सारे के सारे कैंडिडेट्स में जो 101 लोग थे, ये 101 लोग जो थे वो मिलियनर्स और बिलियनर्स बन चुके थे। अब आपको ये समझना है कि इसमें कितने कैटेगरी ए के एमबीए ग्रेजुएट्स हैं और कितने कैटेगरी बी के ग्रेजुएट्स से। ये मेरा सवाल है आपके लिए, क्या बता सकते हैं आपका क्या जवाब है? मैं बताती हूँ क्या जवाब है। तो इस रिसर्च में जो 101 लोग मिलियनर्स और बिलियनर्स बन चुके थे उस 20 साल के स्पैन में, जो ये 20 साल तक पूरी की पूरी रिसर्च चली है, इसमें ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट जो था वो कैटेगरी ए का था, जिसने ये चुनाव किया था इनिशियली कि पहले मैं पैसा कमाऊंगा, उसके बाद मैं वो करूंगा जो मुझे करना पसंद है, जो मेरा स्वभाव गुण है। और बाकी जो कैंडिडेट्स थे, पूरे के पूरे 100 कैंडिडेट्स, इन 101 कैंडिडेट्स में वो सारे के सारे कैटेगरी बी के थे, जिन्होंने ये बोला था कि हम पहले वो करेंगे जो हमें करना अच्छा लगता है। उनको अपने स्वभाव गुणा की आइडेंटिफिकेशन था और उन्होंने वही किया, और उसके बाद उनके पास इतनी बेशुमार दौलत आई कि वो तो क्या कोई और भी नहीं गिन सकता। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर आप अच्छी तरीके से अपने स्वभाव गुण को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, एग्जैक्टली आप अंदर से क्या हो उस हिसाब से अपने करियर को चूज नहीं करोगे, उस हिसाब से एज एन इंटरव्यूअर आप अपनी कंपनी में परफेक्ट कैंडिडेट्स को नहीं लेके आओगे। आपकी कंपनी का कल्चर कुछ और है और आप कैंडिडेट वो लेके आ रहे हो जो एक्चुअली आपकी कंपनी के कल्चर के एकदम ऑपोजिट है। या फिर आपको यही नहीं पता है कि अगर आप एक एनजीओ सेटअप में हो, आपको एक एनजीओ का हेड चाहिए, तो उसमें किस किस तरीके के ये गुण होने चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, इसका क्या मैच होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता तो किस तरीके से आप इन परफेक्ट कैंडिडेट्स को, इन परफेक्ट एनजीओ के हेड को सिलेक्ट करोगे? जी हाँ, यही
सेम फ्रेमवर्क जो आपको इतनी शक्ति देने वाला है, जो आपको एम्पावर करने वाला है, परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, चाहे वो किसी भी लेवल की हायरार्की हो, आपकी कंपनी में, आपकी एनजीओ में, आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ग्लोबल फर्म में या प्राइवेट फर्म में, या स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर्स का, या स्टूडेंट्स के लिए वो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आता और बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लिए परफेक्ट करियर चॉइस क्या रहेगी। और पेरेंट्स भी देखते हैं, वैसे तो अपने इन्फ्लुएंस में बच्चों को वही सेलेक्ट करा देते हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन बाद में जाके आप लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं जब आप ही का बच्चा आपके चलाए हुए रास्ते पे ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो अगर इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आइए मेरे पास सेशंस को बुक करिए। मेरे ये सेशंस बहुत ज़्यादा कमाल दिखा रहे हैं, आप लोगों का जो फीडबैक आ रहा है इन सेशंस का बहुत ही कमाल है। और सबसे कमाल की बात ये हो रही है कि अब आप लोगों ने डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। आप लोग सच में और सच में मेरे इस फ्रेमवर्क का फायदा उठा के एग्जीक्यूशन करने लगे हैं, उस रास्ते पे चलने लगे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवत गीता में अगर आप सही तरीके से पढ़ो समझो तो सारे के सारे मुसीबतों के, सारे के सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनके जवाब, उनके सोल्यूशंस लिखे हुए हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क मेरे पास है जिससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है, जिसमें स्टूडेंट्स अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, अपनी करियर काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ये सेशन मुझसे ले सकते हैं। अगर आप टीचर्स हैं तो आप अगर अपने स्टूडेंट्स का चयन करना चाहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू तो आप मुझसे ये फ्रेमवर्क ले सकते हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं, अगर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अपने कंपनी के कल्चर के हिसाब से करना चाहते हैं, परफेक्ट कैंडिडेट्स का, आप लोग भी मेरे से फ्रेमवर्क ले सकते हैं। और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के लोग ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, आप में से कोई भी जिसका अपना बिजनेस सेटअप है, अगर आप अपनी कंपनी को परफेक्ट कंपनी बनाना चाहते हो, एक ऐसी कंपनी जो मिलियनर्स और बिलियनर्स को प्रोड्यूस करने वाली है, तो आप भी मुझसे इस फ्रेमवर्क का फायदा उठा सकते हो, चाहे आप किसी भी तरीके का सेटअप हो। तो आइए मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस को बुक करिए, टॉपिक को मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई एमएनसी या प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉइज को, जिसमें इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज और सीईओ आते हैं, या फिर अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है, आपका कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूं, ट्रेन करूं, गाइड करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।